हाय फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्लास 9 के साइंस का जो है चैप्टर नंबर 4 है, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि केनाल किरणें क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, केनाल किरणें जो होती हैं, जब क्या होता है, विसर्जन नालिका में बहुत कम दाब पर छिद्र युक्त कैथोड को विद्युत विसर्जन किया जाता है। यानी कि जब क्या होता है, जब विसर्जन नालिका में बहुत कम दाब पर छिद्र युक्त कैथोड को डाला जाता है फ्रेंड्स, उससे विद्युत विसर्जन जब किया जाता है तो छिद्र से कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं। ठीक है, जो किरणें निकलती हैं उनकी दिशा जो होती है क्या होती है, कैथोड के किरणों के विपरीत दिशा में होती है। और यही किरणें क्या होती हैं, केनाल किरणें होती हैं। और ये किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, धनावेशित से मिलकर बनी होती हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें प्रोटॉन भी कहा जाता है। इनका द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन, केनाल क्या होता है। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु, ठीक है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है तो उस पे कोई आवेश होगा या नहीं। यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पे आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है तथा एक प्रोटॉन है, तो बताना है उस पर कोई आवेश होगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होगा तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर उपस्थित धन आवेश को उदासीन कर देगा। ठीक है, कैसे समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो ऋणात्मक है और ये जो प्रोटॉन जो है धनात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक ये क्या कर देता है, प्रोटॉन के धनात्मक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अर्थात यह क्या होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या है कि परमाणु उदासीन होता है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं, क्योंकि धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे थॉम्सन जी के परमाणु मॉडल के अनुसार होता क्या है, धन आवेशित गोले का बना होता है। ठीक है, परमाणु जो होता है वो थॉम्सन जी क्या कहते हैं कि जो परमाणु होता है, सपोज करो ये क्या है, ये परमाणु है, वो ये कहते हैं कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि यह धनावेशित गोला होता है। और इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं कहीं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज करो ये जो पॉइंट है वो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं फंसे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो ऋणात्मक होता है यह परिमाण में क्या होता है, समान होता है। थॉम्सन जी यही कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अतः परमाणु जो होता है उदासीन होता है, क्योंकि जो परमाणु है वो क्या है, परमाणु में क्या होते हैं फ्रेंड्स, धनावेशित, परमाणु क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है, और प्रोटॉन जो होते हैं क्या होते हैं, प्लस में। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर इन दोनों पर समान आवेश होता है तो ऋणात्मक को धनावेशित क्या कर देता है, धनावेशित को ऋणात्मक क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अतः थॉम्सन जी यही कहते हैं कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। ठीक है, अब रदरफोर्ड जी के अनुसार, जो रदरफोर्ड जी परमाणु मॉडल दिए थे उनमें ये पूछ रहा है कि इनमें इनके जो नाभिक होते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, परमाणु है, अब ये जो रदरफोर्ड जी ने बताया कि इनमें कौन कौन से अपरमाणु होते हैं, कौन कौन से अपरमाणु होते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल जो होता है, इनके जो नाभिक होते हैं, ठीक है, इनके जो नाभिक होते हैं उसमें 3 प्रकार के कण हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, धनावेशित कण होते विद्यमान होते हैं। लेकिन नाभिक के अलावा परमाणु में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन कण भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। लेकिन खासकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु नाभिक होता है उसमें क्या होता है, और परमाणु जो विद्यमान होते हैं उसके नाभिक में वो क्या क्या होता है, वो धनात्मक जो होता है विद्यमान होता है, और धनावेशित कण जो प्रोटॉन रहता है वो क्या होता है, नाभिक में विद्यमान रहता है अर्थात उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए और तीनों का चित्र बनाइए। ठीक है, तो 3 कक्षाओं वाले बोर परमाणु के मॉडल का चित्र निम्न प्रकार से है। 3 कक्षाएं लेना है आपको, के, एल तथा एम। ठीक है, तो आपको एक नाभिक बनाना है। नाभिक बनाने के बाद आपको पहला वाला सर्किल बनाना है। ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि यल के कक्ष होगा, जिसमें क्या होता है, सपोज करो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या मान लो, ठीक है, यन मान लो। ठीक, उसके बाद जो है दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, दूसरी कक्षा बनाना है आपको यल के नाम से। यल में क्या होंगे, संख्या इसकी 2 हो सकती है, और तीसरी कक्षा जो है उसे यम मानेंगे। ठीक है, और यम का मानेंगे इसमें यानी इक्वल 3 होगा। यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, पहले आपको एक नाभिक बनाना है, नाभिक के बाद 3 कक्षाएं बनानी है, जिसका पहले का नाम होगा के, दूसरे का नाम होगा एल और तीसरे का नाम होगा एम। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। चलिए आगे समझते हैं। चौथा है, क्या अल्फा किरणों, ठीक, चौथा है फ्रेंड्स, क्या अल्फा किरणों का परिकिरणन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगी। यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो अल्फा किरणें होती हैं, सपोज करो कि जैसे ये कोई पदार्थ है, इससे कोई क्या कर रहा है, अल्फा किरण निकल रहा है। ठीक है, अल्फा किरण यदि इससे निकल रहा है तो आपको यही बताना है कि जो ये अल्फा किरण जो निकल रही है, और ये जो अल्फा किरण है, ये इसका जो प्रयोग सोने के अतिरिक्त, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है सोने के अतिरिक्त क्या अलग किसी प्रकार के पन्नी से संभव हो सकता है। अगर हो सकता है तो बताना है, अगर नहीं होता है तो भी बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अल्फा किरणें के प्रकीर्णन के प्रयोग सोने की पन्नी को इसलिए चुना गया क्योंकि सोने की प्रति बहुत पतली अवस्था में प्राप्त हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, उसकी जो पन्नी होती है बहुत पतली होती है। यानी कि जब 1000 परमाणुओं को जोड़ा जाता है तब जाके एक सोने की पतली पन्नी के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरी भारी धातु भी ले और इतनी पतली परत वाली पन्नी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूसरी कोई पदार्थ लिया जाए, जैसे सोने की है, वो ये क्या है, बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, ये सूटेबल रहता है किसी भी चीज, मतलब जैसे अल्फा किरणों के लिए। ठीक है, बहुत ही सूटेबल होता है क्योंकि ये जो होती है बहुत ही जो पतली पन्नी होती है और 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर होता है। लेकिन कोई अन्य जो है भारी धातुएं ली जाएं तो इतनी मोटी जो है वो नहीं प्राप्त होती, इससे अधिक ज्यादा मोटाई की वो प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि सोने की पन्नी जो होती है वो अल्फा किरणों के लिए ज्यादा ही अच्छा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं परमाणु के जो 3 अपरमाणु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि कहा जाए परमाणु में जो होते हैं कणों की जो अवस्थाएं उपस्थित होते हैं जो प्रोटॉन परमाणु में, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 ग्राम है तथा उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। सपोज करिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये क्या है, ये परमाणु है, और प्रोटॉन में क्या क्या, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब जैसे इसमें पूछ ले कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालना है तो पूरे का परमाणु निकाल लो, पूरे का परमाणु द्रव्यमान। ठीक, परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाद माइनस में क्या घटा दोगे, माइनस में प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे। क्या घटा दोगे, प्रोटॉनों की संख्या। तो बाकी जो हमें मिल जाता है वही क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब नहीं है। जैसे अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो प्रोटॉन माइनस कर दो, अगर प्रोटॉन पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन को माइनस कर दो। और इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 4 ग्राम द्रव्यमान परमाणु है
और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन को निकालने का फार्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 4 और प्रोटॉनों की संख्या दिया गया है 2। 4 से 2 गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं को जो इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले हम तत्वों का नाम लिख लेंगे, जैसे क्या क्या दिया गया, कार्बन और सोडियम, हमने कार्बन और सोडियम को लिख लिया। उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और सोडियम का 11 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जो परमाणु कक्षा होता है उसका पहला जो कक्ष होता है वो K का होता है, और ठीक है दूसरा किसका होता है, L का होता है, और तीसरा M का होता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो पहले वाले क्रम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद सेकंड वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 और 2 कितने हो जाते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं। उसके बाद सोडियम में समझेंगे, जो सोडियम होता है, ठीक, सोडियम में समझेंगे। सोडियम में क्या होता है, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। तो इसके पहले वाले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद वाले में कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड्स समझना है, जैसे कोई ये परमाणु है, ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई परमाणु है, जैसे कि ये परमाणु दे दिया गया। ठीक, ये क्या है, ये नाभिक है, और ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, और ये तीसरी कक्षा थी। ठीक, तो जो पहला वाला कक्षा होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड वाले कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो सकती है फ्रेंड्स, वो क्या हो सकता है, दूसरे वाले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचते हैं उसके अलावा उसके बाद थर्ड वाले में जाते हैं। तो चलिए इतना ही समझना है। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। तो पहले वाले कक्षा में जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक के अलावा पहले वाले कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 11 है, बाकी बचे कितना, 2 हो गए, अभी 9 बचे हैं। तो दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब बचा 8 2 10, अब लास्ट में क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जो कि तीसरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार सोडियम का हमें मालूम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो K क्या होता है, पहला कक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2 होता है। और L जो होता है वो दूसरा कक्षा होता है, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। अतः परमाणुओं में कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 और 8 यानी कि 10 है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या है क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, और क्या है परमाणु संख्या, इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लोरीन की जो संयोजकता है कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है, 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया कि पहले वाली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले वाली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, उसके बाद में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को आपको रखना है, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। उसके बाद वाले कक्षा में जो बची वो भरना है। तो 7 इस वाले में भरोगे, क्योंकि 8 2 10 हो जाएगा, बाकी 17 है इसका क्या है परमाणु जो संख्या 17 है, उसके बाद 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे, इतना ध्यान देना है आपको। पहले वाले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसके बाद 8, फिर उसके बाद जो बचता है वो तीसरे वाले कक्षा में लेके जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। आगे है, क्लोरीन का वायतम कोष को पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे फ्रेंड्स पहले में था 2, दूसरे में क्या था 8, तीसरे में क्या था 7। अब अधिकतम जो तीसरा वाला जो कक्षा होता है उसको पूरा करने के लिए, वहां भी 8 होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, इसकी संयोजकता जो होती है 1 होता है। यानी कि कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है हमें, ठीक है, वही जो होता है उस पदार्थ की संयोजकता होता है। इतना समझ में आया क्लोरीन के बाद। चलिए समझते हैं सल्फर का। ठीक,
सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, 16 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, पहले वाले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और तीसरे में जो बचता है तो 8 2 10, 16 है, 10 का कितना बचा, 6 बचा, 6 हम लास्ट वाले कक्षा में रखेंगे, तीसरे वाले में एम वाले में रखेंगे। पहला होता है के, दूसरा होता है एल और तीसरा होता है एम। ठीक है, तब उसके बाद चलिए समझते हैं। क्योंकि इसके आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इसे पूर्ण रूप से भरने के लिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। चलिए यहाँ पे फिर एक बार हम आपको समझाते हैं परमाणुओं की जो कक्षा होती है वो कैसे करेंगे। ठीक, देखिए जैसे कोई ये नाभिक है, कोई ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है और ये क्या है, दूसरी कक्षा है और ये क्या है, तीसरी कक्षा है। हमने बताया कि पहले वाले कक्षा में अधिकतम क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरे वाले में अधिकतम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। और दूसरे वाले में 8 हो सकता है। तो पहले वाले में 10 और पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8, दोनों को मिला के 10 हो गए। अब परमाणु क्रमांक इसका है 16, तो बचे कितने, 6 बचे हैं। तो 6 वाला लास्ट वाले में रखोगे, 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब आयतन कोश को भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयतन कोश को भरने के लिए अभी हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यही जो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है हमें लास्ट आयतन कक्षा को भरने के लिए, यही इसकी क्या होती है, यही इसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, संयोजकता कहलाती है, यही इसकी संयोजकता होती है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, तीसरा है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हो 12 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कैसे, पहले वाले कक्षा में 2, दूसरे वाले में 8, तो 8 2 10 हो गए, बचे 2 जो आयतन कक्षा में हो जाएंगे, यानी कि एम वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसको कितने कोषों की जरूरत है, क्योंकि इसमें आयतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता जो है 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी संयोजकता जो है वो 2 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब पहला क्वेश्चन है परमाणुओं की संख्या क्या है और दूसरा है परमाणु का क्या आवेश है। तो पहला क्वेश्चन है परमाणु की संख्या। तो चलिए परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था जो परमाणु की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 8 दिया गया है। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो धनात्मक आवेश कितने हैं, 8 हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, वो भी 8 होंगे। ठीक, ऋणात्मक आवेश कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद कुल आवेश कितने हो गए, +8 पॉजिटिव है और +8 निगेटिव है, यानी कि 8 धनात्मक और 8 ऋणात्मक। क्या हो गया, उदासीन हो गया, यानी कि वैल्यू 0। चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में संबंध बताना है आवेश संगति और परमाणु स्थिति का। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे गुण आवेश। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इस पर इकाई ऋण आवेश होता है, यह 1.6 × 10⁻⁻19 सी है। ठीक है, क्या है, इस पर एक इकाई का जो ऋण आवेश होता है और यह 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक, और उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻19। अब चलिए समझते हैं प्रोटॉन में कितना होता है। प्रोटॉन में एक इकाई का जो धन आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 सी होता है, यानी कि सेम है। जो इलेक्ट्रॉन में होता है वही प्रोटॉन में भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है वो जो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। और संगति पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन में समझेंगे एक इलेक्ट्रॉन की संगति 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संगति होती है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 होती है। और उसके बाद चलिए समझते हैं प्रोटॉन में। प्रोटॉन की संगति जो होती है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु के संगति के समान होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो संगति होती है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु संगति के समान होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इसकी संगति प्रोटॉन संगति के लगभग समान होता है। यानी कि इसका जो संगति है न्यूट्रॉन का वो लगभग प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, संगति के बराबर होता है। उसके बाद चलिए समझते हैं परमाणुओं की स्थिति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन जो होता है वो परमाणुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। परमाणु में स्थित,
ये जो होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन, जैसे कोई नाभिक है, ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के। ठीक, और उसके बाद क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर स्थित होता है। ठीक, अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक होता है उसी नाभिक में क्या होते हैं कि सारे के सारे जो प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो नाभिक में ही स्थित होते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन की बारी आती है। ये जो होते हैं ये नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? तो चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं, क्या सीमाएं हैं वो समझेंगे। तो जे थॉम्सन ने परमाणु को एक गोले के रूप में प्रतिपादित किया जिसमें प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर धंसे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर धंसे होते हैं। थॉम्सन के इस पास इसी प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने का कोई परिणाम नहीं था, और इस मॉडल द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों और परिणामों को भी नहीं समझाया जा सकता है। यानी कि जे थॉम्सन ने क्या कहा कि ये जो परमाणु होते हैं ये गोले के रूप में होते हैं, ये गोले के रूप में होते हैं, इनमें जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं ये क्या और क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंदर फंसे हुए होते हैं। जे थॉम्सन के ऐसे प्रायोगिक रूप में सिद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी कि अच्छी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए, इसका कोई प्रमाण नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या किया गया, अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रयोगों को, परिमाणों को क्या किया गया, समझाया नहीं जा सका। ठीक, नेक्स्ट पे समझते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमते हैं या फिर चक्कर लगाते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, नाभिक है। तो ये क्या करता है, ये लगातार नाभिक की ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। यही उन्होंने दिया था। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है, देखो उसी बारे में चित्र, चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश करता हुआ, अर्थात नाभिक व घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। परंतु जब आवेशित वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वह विकिरण उत्सर्जित करती है जिससे ऊर्जा में हानि होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा, अतः परमाणु अस्थायी है। इन सब तथ्यों को रदरफोर्ड व्याख्या न कर सका और परमाणु की स्थिति के कारण की व्याख्या भी नहीं किया जा सका। अब चलिए समझते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी जो नाभिक होता है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वो चक्कर लगाते रहते हैं। जब चक्कर लगाते रहते हैं, जब कोई वस्तु होती है जब वृत्ताकार में गति करता रहता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, ह्रास होती है, कमी होती है, यानी कि वह धीरे धीरे क्या होगा, नाभिक में जाके गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, और यही चीज जो है रदरफोर्ड ने व्याख्या इस चीज की नहीं कर पाए, और इन्हीं कारण जो इनका ये जो दिए थे परमाणु सिद्धांत, उसका जो कोई हल नहीं निकल सका और उसका कोई मतलब स्थिति के बारे में उसकी व्याख्या नहीं किया जा सका। अब चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट वाला समझेंगे, वो ये तो जो समझे वो तो था रदरफोर्ड का। अब समझेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों का निवारण करके बोर ने परमाणु का नया मॉडल प्रस्तावित किया और उसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं। अब क्या होता है कि रदरफोर्ड के बाद आते हैं नील बोर नामक साइंटिस्ट, और वो बोर जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में जो कमियां होती हैं, जो त्रुटि होती हैं, उसका निवारण करते हुए, उसका सॉल्यूशन निकालते हुए उन्होंने एक नया क्या करते हैं, एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तावित करते हैं, और उसकी जो धारणाएं होती हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए समझते हैं। पहला है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्ष कहते हैं। ठीक है, नील बोर आया, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के ओर चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी कि सीमित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्ष कहते हैं। दूसरा है, एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्ष में चक्कर लगाता है तो उसमें निश्चित ऊर्जा होती है और ऊर्जा का विकिरण
नहीं होता। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी बताया नील बोर जी ने कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष के चारों तरफ घूमती है तो उसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है और वो क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कक्ष की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, इसीलिए उन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक कक्षा की अपनी अलग अलग निश्चित ऊर्जाएं होती हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। इन ऊर्जाओं को KLMN के द्वारा यानी कि एक पहली कक्ष, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अब कोई नाभिक है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये नाभिक है। उसके बाद पहला कक्ष, फिर दूसरा कक्ष, फिर तीसरा कक्ष, फिर चौथा कक्ष। और नील बोर जी ने बताया कि पहले कक्ष की जो होती है अपनी ऊर्जा निश्चित होती है, सेकंड वाले कक्ष की अपनी ऊर्जा निश्चित होती है, थर्ड वाले कक्ष की अपनी ऊर्जा निश्चित होती है, उसी तरह फोर्थ वाले का भी अपनी ऊर्जा निश्चित होती है। उसके बाद क्या है, समझेंगे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और उसके बाद बोर के परमाणु मॉडल को। तो चलिए पहले समझेंगे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को। तो इस मॉडल के अनुसार धनात्मक आवेशित कण गोले के बाह्य तल पर होते हैं। थॉम्सन जी के मॉडल के अनुसार क्या होता है कि जो धनात्मक आवेशित कण होते हैं वे गोले के वाह्यतम तल पर होते हैं। यानी कि थॉम्सन जी कहते हैं जो नाभिक होता है उसके वाह्यतम कक्ष जो होता है उसमें क्या होते हैं, धनावेशित कण जो होते हैं उपस्थित होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड जी कहते हैं कि इनके जो धनावेशित कण होते हैं वे छोटे से केंद्रीय भाग में स्थित होते हैं जिन्हें नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड जी आए, वो क्या कहे कि जो धनावेशित कण होता है वो नाभिक में ही उपस्थित होता है और उसे नाभिक ही कहते हैं। थॉम्सन जी ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो वाह्यतम तल होता है उसमें धनावेशित कण होते हैं। रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, नाभिक में धनावेशित कण होते हैं। फिर उसके बाद आए नील बोर जी, उन्होंने क्या कहा कि इसके जो धनावेशित केंद्र है, धनावेश केंद्र में स्थित होता है जिससे नाभिक कहते हैं। उन्होंने ये कहा बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर धन आवेश जो होता है वो केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र में होता है। नेक्स्ट है थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित धनावेशित गोले में धंसे होते हैं। थॉम्सन जी कहते हैं जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेशित गोले में धंसे होते हैं। थॉम्सन जी यही कहते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड जी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। थॉम्सन जी ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गोले में धंसे हुए होते हैं। और रदरफोर्ड जी ने कहा नहीं, ये क्या करते हैं, ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और बोर जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपनी निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं था। इन्होंने यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि बोर जी कहते हैं चक्कर तो लगाते हैं लेकिन ये अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद थॉम्सन जी तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि इस मॉडल में हमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के विषय में ज्ञान नहीं होता। उसके बाद रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड जी कहे रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के विषय में ज्ञान नहीं होता। ठीक, अब उसके बाद जब बोर जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उनके चक्कर लगाने वाले कक्षा के अनुसार निश्चित होती है। बोर जी ने यही कहा कि जो कक्षाएं होती हैं ये क्या करती हैं, अपनी ऊर्जा को निश्चित रखती हैं। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट थॉम्सन जी ने ये दिया कि इनमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। और फिर रदरफोर्ड जी कहे लास्ट पॉइंट, इसमें भी वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर बोर जी आए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कक्षा में निश्चित संख्या में चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक कक्षा की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु संख्या क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले धन आवेशित कण प्रोटॉन की संख्या को परमाणु कहते हैं। यानी कि जो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें जो धन आवेशित कण पाए जाते हैं, धन आवेशित कण किसको कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं। वही जो क्या होता है, वही परमाणु संख्या होता है। इसे Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट है कार्बन की परमाणु संख्या 6 है,
क्योंकि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो 8 है, और क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या उसको कहते हैं जब क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो भार होता है वही को जोड़ लिया जाए तो वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो है यही द्रव्यमान कहलाता है। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान 16 है, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन हैं। अतः द्रव्यमान जो संख्या होती है वो 8 और 8 होता है। 8 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, 8 प्रोटॉन और क्या 8 न्यूट्रॉन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है, क्योंकि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे समस्थानिक क्या होता है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है वो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि समस्थानिक वह है जो एक ही तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या और क्या परंतु द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणुओं की संख्या द्रव्यमान की संख्या से भिन्न भिन्न हो, वही समस्थानिक कहलाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके।